नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से सब लोग तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम की मस्ती में सब लोग डूब करके कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे उसी भाग 5 की, जहां पे हमने कार्यपालिका और विधायिका पे चर्चा की थी। आज उसकी अगली कड़ी न्यायपालिका की है, जहां से हम लोग इस भाग 5 को एंड की तरफ लेकर के चलेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, आप पी वाई क्यू देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको भाग 5 से मिलेगा, जिसमें प्रेसिडेंट और जुडिशरी यानी कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका से जुड़े हुए सवाल सबसे ज्यादा होते हैं। तो आइए बगैर समय गवाए हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस सेक्शन को आगे बढ़ा पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अभी देखा था संसद में एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। इन तीनों की स्थिति बनती है। अब संसद को तो हम कार्यपालिका और विधायिका से जोड़ करके देख लेते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होगा। यानी कि इस जगह पे हम कहें तो राष्ट्रपति इनके हेड होते हैं, और यहां पर देखेंगे तो दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि विधायिका को कंप्लीट करते हैं। और क्योंकि दोनों के द्वारा जो बिल पास होता है वही कानून बनता है, वही विधायिका विधि बनाने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है, और कार्यपालिका उस विधि को लागू करने वाली संस्था के रूप में जाने जाते हैं। और राष्ट्रपति उस हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, उसके अध्यक्ष होते हैं हर कार्यकारी जो क्रियाएं हैं भारत में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में ये तीन जो है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब न्यायपालिका को कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी की ये आंख है, ये नजर रखने वाली संस्था है कि विधायिका कोई ऐसी बिल तो नहीं ला रही है जो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा हो, उस बिल को ये कैंसिल करवाएगा। बिल का कोई पैराग्राफ गड़बड़ अगर किया है, उस पैराग्राफ को हटवाएगा, ये हटाइए, बाकी आप ठीक है रखिए। बिल की कोई लाइन गड़बड़ है, संविधान का उल्लंघन, गड़बड़ मतलब, तो उसको हटवाने का काम ये करेगा। तो विधि बनाने नहीं देगा गलत। अगर सपोज कीजिए विधि सही बन गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में अधिकारियों से गड़बड़ी हो रही है, जो भी उसके स्टाफिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो कार्यपालिका भी अगर गलत तरीके से विधायिका के नियमों को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी, तो लोग सीधा कहां पहुंचेंगे? न्यायपालिका। और न्यायपालिका फिर कार्यपालिका के उस मेंबर से, उस अधिकारी से पूछेंगे कि कैसे भाई आपने ये कैसे किया, इनका आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, और किस अधिकार से आपने इनकी ये चेक किया, इनको किस अधिकार से आपने इनके साथ गलत व्यवहार किया, और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए न्यायपालिका ये बचाने वाली संस्था है भारतीय लोकतंत्र को, हम आम लोगों के जीवन को, या यूं कहें भारत के सभी नागरिकों के रखवाली करने वाले में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां दुख के साथ एक और बात करेंगे कि भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में इन तीनों को डेमोक्रेसी का पिलर कहा जाता है। एक चौथा पिलर भी है जो कि अभी फिलहाल ये ऐसे करके ढह गया है, गिर गया है, उसका नाम है लोकतंत्र, मीडिया। लोकतंत्र का ये पिलर थोड़ा डगमगा गया है, क्योंकि इसका काम था, ये बढ़िया काम किया कि नहीं, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना, विधायिका के बिल के बारे में बताना, और न्यायपालिका को वो सारी सूचनाएं देना जो इन दोनों के द्वारा गड़बड़ियां हो रही। लेकिन जब ये अपने कार्यों से पूरी तरह से कहीं ना कहीं नहीं सहमत हो पाए या भजन गाने लगे, तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल
वास्तविक उद्देश्य है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाता हुआ नजर आया। तो ये स्थिति है, हालांकि है ये भी एक पिलर ही। तो हम मीडिया को तो नहीं पढ़ते हैं, आमतौर पे पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन न्यायपालिका, विधायिका और लोक कार्यपालिका, ये तीनों आपके इम्तिहान में जरूर रहते हैं। तो अपने इम्तिहान की रक्षा के लिए तो कम से कम हमें पढ़ना ही चाहिए, और उनके लिए और हम सबके संरक्षक के रूप में भी न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। आज हम लोग इन्हीं से जुड़े हुए मैटर को देखेंगे। हम लोगों ने इनको और इनको दोनों को डिटेल्स में समझा है पिछले अलग अलग लेक्चर में। आइए, भारत में न्यायपालिका की जो स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, वो देखिए किस तरह से है। एक तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक पार्ट, या इसको भाग लिख देता हूं, भाग 5 में ही न्यायपालिका की बात की गई है। अब देखिए न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, एकीकृत और दूसरा है पद सोपानिक, दोनों फॉर्मेट में है। एकीकृत क्या है, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा, किसी भी मैटर का अंतिम फैसला, निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और क्रम से अगर जाते हैं तो निचली अदालतों में, चाहे जिला अदालतें हो या अन्य अदालतें हो, वहां से सेटिस्फाइड नहीं हुए फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उच्चतम न्यायालय तक आएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। पद सोपानिक रूप में जिस सीढ़ी पर आप सेटिस्फाइड हो गए, उस सीढ़ी पे आप जाकर बैठ जाइए। जिस सीढ़ी पे सेटिस्फाइड हो गए वहां पर आप जाके बैठ जाइए, और नहीं तो ऊपर तक जाइए, क्रम से आप पहुंचेंगे। तो पद सोपानिक का मतलब ही हो गया कि हर सोपान से चढ़ते हुए आप ऊपर तक जाएंगे, ये क्रमिक हो गया। यही निर्णय मिल गया, यही सेटिस्फाइड हो गए, बात खत्म हो गई। ये भी व्यवस्था है, नहीं हुए ऊपर तक जाइए, दोनों व्यवस्थाएं आ जाएंगे। आइए, ये देखने के बाद भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो भाई अमेरिका से थोड़ा तुलना कर लेते हैं, अमेरिकी व्यवस्था में क्या है, भारतीय व्यवस्था में क्या है। अमेरिकी व्यवस्था में आप ध्यान रखिए कि अगर वहां पर 50 स्टेट मिलकर के अगर अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन 50 राज्य के अपने हाई कोर्ट हैं, और मैक्सिमम मामले में उसका हाई कोर्ट ही अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभाते हैं, यानी कि 50 हाई कोर्ट बराबर 50 सुप्रीम कोर्ट के वहां पर स्थिति है। सेंटर स्टेट रिलेशन का कोई मैटर होगा, उसी में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगा, अदरवाइज हर स्टेट का 50 का अपना हाई कोर्ट ही सर्वोपरि है। वहां पर जज एक बार जो बन गया वो आजीवन जज रहेगा, पूरे लाइफ, जीवन भर। अपने यहाँ 5 साल पे रिटायरमेंट होना है या 65 साल का उम्र पूरा कर लें, वो उनको अपने पद से हटना पड़ता है। आइए देखते हैं दोनों की तुलना। वही चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भारत में उच्चतम न्यायालय केंद्र राज्य संबंधों के साथ साथ अपीली न्यायालय में भी सर्वोच्च है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल केंद्र राज्य संबंध के परिप्रेक्ष्य में ही वो सुप्रीम है। राज्य के लिए तो वहां का उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 5 साल तक या 65 वर्ष की उम्र तक ही काम करेंगे। वहां पर एक बार बन गए तो जीवन पर्यंत जज रहेंगे। भारत में राज्य सूची के विषय पर भी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। राज्य का विषय है तो राज्य का उच्च न्यायालय ही, हाई कोर्ट ही वहां का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। यही चीजें यहाँ लिख दिया हूं। जो बातें आपको लेक्चर में अब तक समझाता रहा हूं, उसी को अब हमने आपके नोट्स के लिए, आपको ढंग से लिखे जाने के लिए इस तरह से तैयार करके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सहूलियत हो एग्जाम की तैयारी करने में। आइए, अब उच्चतम न्यायालय के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, देखिए फिक्स कर लीजिए हर टॉपिक का एक स्ट्रक्चर, आपके पास फॉर्मेट हो। एक तो पहले स्थापना पढ़िए कि कब इसकी कैसे स्थापना हुई, भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। एकदम याद रखिए कि भारत में जो भी प्रेजेंट सिस्टम देख रहे हैं, वह टोटल का टोटल सिस्टम अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुआ, आंख बंद करके। चूंकि भारतीय संविधान दुनिया के बेस्ट संविधान जितने भी देश हैं, चाहे आयरलैंड हो, यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रसिया हो, जर्मनी हो,
जितने भी देशों का नाम ले लें, फ्रांस हो, सभी देशों के संविधान से चीजें जब ली गई और ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 के एक्ट के जरिए चीजों को आधे से अधिक चीजों को रखा गया, तो इसका मतलब ये अंग्रेजों के आने से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो न्यायालय की शुरुआत भारत में कब हुई, अगर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारतीय मामले में पहला इंटरफेरेंस, पहला हस्तक्षेप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ और 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के रूप में फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में स्थापित हुआ। एलिजा एम्पे जिसके पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। फिर उसके बाद 1800 में, फिर 1823 में मद्रास और बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बना दिए गए। फिर आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम, उसमें न्यायालय से संबंधित एक्ट भी होते हैं, जिसमें कहा गया कि उनका उच्चतम न्यायालय का चीज खत्म कर दिया जाए, उसको हाई कोर्ट में कन्वर्ट कीजिए, हाई कोर्ट तक रहने दीजिए। और फाइनली 1935 के एक्ट के तहत 1937 में 1 अक्टूबर के दिन भारत में एक फेडरल कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो दिल्ली में है। और आरबीआई एक फेडरल बैंक के रूप में, राष्ट्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और फिर आता है संविधान लागू होने की वह महान तिथि 26 जनवरी 1950, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और 28 जनवरी से इसका उद्घाटन होकर के अब तक ये काम कर रहा है। प्रारंभ में ये संसद के अंदर ही था, लेकिन बाद में नई बिल्डिंग जो अभी जिस बिल्डिंग में है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। ये सब इसके स्थापना से जुड़ा हुआ इतिहास है जो आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम नियुक्ति प्रक्रिया को पढ़ लेंगे, इसी तरह से इसके क्षेत्र अधिकार को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे इसमें, और फिर पद से कैसे हटाया जाता है इनको, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे क्षेत्राधिकार में कहा जाता है कौन से ऐसे मैटर हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, उच्चतम न्यायालय ही देखेंगे। तो देखो, केंद्र राज्य के बीच, राज्य के बीच और यूनियन टेरिटरी और केंद्र राज्य के बीच अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई लफड़ा हुआ, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ये एकल अधिकार है उनका प्राइमरी में। बिल्कुल आर्टिकल 32 में दिया है कि फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। हालांकि यहाँ 226 में हाई कोर्ट भी देखेगा, इसलिए इसको समवर्ती अधिकार में रखा गया। और फिर आ जाता है अपील करके आप किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। एक लाइन में तो ये ध्यान रखिए, संवैधानिक मामला हो हाई कोर्ट ऊपर भेज देगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर देख के फैसला दे देंगे। दीवानी मामला हो, कोई प्रॉपर्टी जायदाद से रिलेटेड कोई केस हो, फौजदारी क्रिमिनल मैटर हो, ले जाइए 134 के तहत। विशिष्ट मामला हो तो स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए एसएलपी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं और जल्द से जल्द फैसला सुनाने की गुहार लगा सकते हैं, और होता भी है ऐसा। एक है परामर्शी क्षेत्र उनका 143, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं किसी भी सेंसिटिव मैटर में, और फिर राष्ट्रपति सलाह देते हैं। राष्ट्रपति भी कुछ मैटर में इनसे सलाह लेते हैं और ये सलाह देते हैं। दोनों एक दूसरे को सलाह देने लेने के लिए तो बाध्य हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। ले भी सकते हैं, सलाह दे भी सकते हैं, अपने मन से फिर वो निर्णय लेंगे जो भी लेंगे। लेकिन चूंकि दोनों की पद की गरिमा, तो ध्यान में रखते हैं कि राष्ट्रपति साहब ने यही चीज कहा था, वो भी कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब भी यही कहते, तो चलिए इसको मिला करके एक निर्णय देते हैं जो देश हित में हो, पब्लिक वेलफेयर में हो। आइए अब एक एक करके उच्चतम न्यायालय की स्थापना का इतिहास हमने ये बता दिया है। 1774 पहली बार इंटरफेयर, फोर्ट विलियम, सर एलिजा एम्पे, इस पे बात हमने की है अभी। 1800 में मद्रास में, 1823 में बॉम्बे में, फिर 1862 में उसको खत्म करके हाई कोर्ट बना दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत फिर ये सब हाई कोर्ट ही रहे। अब फिर 1937 में बनाया गया 1935 के एक्ट के तहत, और फिर 1 अक्टूबर 1937 से पहला फेडरल कोर्ट भारत में काम कर रहा है जो पूरे इंडिया के लिए रहा। और फिर आता है 1950 हमारा संविधान लागू होने का दिन, उसमें अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय काम कर रहा है। स्टार्टिंग में ये पार्लियामेंट के अंदर ही थे एक बिल्डिंग में,
बाद में जो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें शिफ्ट किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 124 में 28 जनवरी 1950 से उच्चतम न्यायालय की स्थापना रखा गया है। अब देखते हैं कि जजों की योग्यता क्या है, वो भारत के नागरिक हो पक्का, उच्च न्यायालय में 5 साल तक जज रहे हो या फिर वहां 10 साल तक प्रैक्टिस किए हो, वकील रहे हो, एडवोकेट। अधिकतम वर्ष 65 उनका उम्र का। मिनिमम एज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा जजों का, अधिकतम ज्ञात करना है। प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का अधिकतम एज नहीं होता, मिनिमम होता है 35 साल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, पार्लियामेंट करेगा, उसकी संख्या वृद्धि बढ़ानी होगी, क्योंकि संख्या देखिए कैसे बढ़ती है। 50 में 1+7 8 जज थे, एक चीफ जस्टिस 7 अन्य जज काम कर रहे थे। फिर देखिए 1956 में 1+10 11 जज हुए, एक चीफ जस्टिस 10 अन्य जज। 60 में ये 14 हुए, एक चीफ जस्टिस 13 अन्य जज। 77 में एक चीफ जस्टिस 17 अन्य जज। 86 में एक चीफ जस्टिस 25 अन्य जज। 93 में और बढ़ गया और प्रेजेंट में 1+33 34 जज हैं, एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज। तो ये संख्या घटाने बढ़ाने की जो बात हमने यहाँ पर की, ये संसद के पास है और संसद बढ़ा सकता है। हाई कोर्ट में राष्ट्रपति घटाएंगे बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में संसद। ये ध्यान रखना। अब न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में ये कोलेजियम सिस्टम जरूर याद रखिए, ये बहुत जरूरी होता है। कोलेजियम सिस्टम क्या है? 1+4 मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 न्यायाधीश मिलकर के जजों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि जजों का जो सिलेक्शन होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन बनेंगे, वो कोलेजियम सिस्टम के तहत ही होगा। और ये चल कब से रहा है? 1993 के दौर से ये चल रहा है। 1993 से कोलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति होती है। अभी हाल में जब नई सरकार बनी 2014 में, इन्होंने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का एक बिल लाया और वो बिल संजोग से दोनों हाउस से पास हो गया और वह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया 15 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार और विरोध की वजह से उसको हटा दिया गया। नहीं तो 6 सदस्य ये कमीशन था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य जज, एक लॉ मिनिस्टर और 2 प्रबुद्ध व्यक्ति उस फील्ड का एक्सपर्ट, ये मिल करके जज का अपॉइंटमेंट करते बहुमत से, उसमें जो मेजोरिटी में आते उससे होता, लेकिन ये फिलहाल हटा दिया गया है। अब 2015 में इसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तो फिलहाल आपको कोलेजियम सिस्टम ही याद रखना है, जज चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, दोनों का अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम से 1+4 से ही होगा। ये माइंड में बिल्कुल याद कर लेना। ये और बात है कि हाई कोर्ट के जज का सिलेक्शन 1+4 से कर देगा, अपॉइंटमेंट फिर लॉ मिनिस्टर देंगे और फिर ऑथ प्रेसिडेंट। तो उस कंडीशन में ये 3 प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि किसी भी जॉब में, साधारण से साधारण जॉब में, आपका सिलेक्शन होना मायने नहीं रखता। एक तो पहले मेहनत करो, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में 6 महीना से साल भर लग गया। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट अभी आपकी ज्वाइनिंग देने में कुछ गड़बड़ी बता रहा है। कई लोगों को 2-2, 3-3 साल इंतजार करना पड़ा है। और ये मेडिकल वाले से, रेलवे वाले से, हाई कोर्ट के जजों से भी पूछेंगे तो सिलेक्शन लिए हुए 3-3 साल हो गए और अभी भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिला है अपॉइंटमेंट, पसंद के नहीं है। उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या पर भी हमने चर्चा कर दी। उच्चतम न्यायालय के जज को हटाने का प्रोसेस क्या है? देखिए महाभियोग शब्द जो है इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया संविधान में। पदच्युत एक शब्द है, महाभियोग की जगह पदच्युत एक शब्द है जिसको कहा जाता है पद से हटाना। तो कैसे पद से हटाया जाता है उसका प्रोसीजर देखिए। 100 MP लोकसभा से लिख करके दें, लोकसभा अध्यक्ष एक्सेप्ट कर लें, मामला आगे बढ़ेगा, राज्यसभा में जाएगा, 50 MP वहां पर भी कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। 3 सदस्य कमेटी बनेगी जिसमें भारत के एक चीफ जस्टिस होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक जो प्रेसिडेंट को लगे कि बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, लॉ का जानकार है। इन तीनों की निगरानी में कमेटी तय करेगा कि जज गिल्टी है कि नहीं। जब मान लिए तीनों ने पा लिया कि जज गिल्टी है,
यहीं पे मैटर अटकेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं वो पद। फिर लोकसभा में 2/3 से 2/3 से बहुमत से पारित कराइए, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कराइए, और तब जाके प्रेसिडेंट साइन करेंगे और फिर जज हटेंगे, तब तक तो जन्म बीत जाएगा। और यही वजह रही, एक जज पे अभी तक रामास्वामी के खिलाफ कार्रवाई चली, कमिटी ने गलती पा लिया, राज्यसभा से भी साइन होके 2/3 से पारित हो गया, लोकसभा में जाते जाते लोकसभा भंग हो गई, नहीं जा पाए, इन पे नहीं लागू हो पाया, पद से नहीं हटाया जा सका। प्रोसीजर लंबा है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, राहुल गांधी अभी प्रयास किए थे, है ना, एक जज को हटाने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हुई क्योंकि स्पीकर ने उस चीज को हटा दिया। अभी इलेक्शन कमीशन के विरोध भी मोशन लाना चाह रहे थे, नहीं हुआ। अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमने शुरू के स्ट्रक्चर में कहा था, 125, 26, 27, 28, 29, 30। जजों का वेतन संचित निधि से होगा। 125, 126 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य जज को लाया जाएगा, कर सकते हैं वो। उच्चतम न्यायालय में जजों की कमी होगी, एडहॉक जज की नियुक्ति होगी। 127 ठीक है। 128 में एडहॉक जज नहीं मिलते हैं तो रिटायर्ड जज को लीजिए, उनसे हेल्प लेकर के काम किया जा सकता है। 29 में दिया है, 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हुआ उनका हर फैसला अपने आप में एक कानून होता है, ये ध्यान रखना है, ताकि अगला जज कोई भी देगा ना तो कहेगा माय लॉर्ड फलाना वर्सेज फलाना सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, न्यायालय ने ये फैसला दिया था, आप कैसे ये देंगे। तो उस कानून को फॉलो करना होता अगले सभी जुडिक्शन में। उच्चतम न्यायालय की बैठक दिल्ली से अलग कई जगहों पर भी राष्ट्रपति को सूचना देकर के बुलाया जा सकता है, और ऐसा हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर में हो चुका है। ये दो जगह पे आपको ध्यान रखना है। और हम लास्ट में आते देखते हैं उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता जो मेन है, हमने शुरू में चर्चा कर दी थी, केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद, केंद्र राज्य विवाद, ये आर्टिकल 131 में है, जिसके तहत वो डायरेक्ट सुनते हैं। 131 याद रख लीजिए। 132 में उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अपील करने का अधिकार है। हाई कोर्ट जो है, अब देखिए कभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ना फंस जाना बार बार। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, वो बुला लेगा, कोई भी लीगल मैटर होगा दीजिए। सिविल विषय पे, आपराधिक विषय पे दोनों को बुला सकते हैं 133-34 में। अपील के लिए स्पेशल लीव पिटीशन एसपीएल एसएलपी हमने कहा था, ये दायर करके किसी भी मैटर को जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के सुना जा सकता है। और फिर है न्यायिक पुनर्विचार 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू भी होता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, 143 में हमने चर्चा कराई, और फिर वो भी दे सकते हैं। दो वर्ड आता है, एक जुडिशियल रिव्यू, जानते हैं कि अमेरिका से ये लिया गया, यूएस से ही देख ही रहे जुडिशियल सिस्टम में। जुडिशियल रिव्यू में होता है कि अगर कोई ऐसी लाइन गलत निकल गई तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन रिव्यू डाल करके और विधायिका से ये कह सकते हैं भाई इसको चेंज कीजिए। कोई बिल ही गड़बड़ है उसको भी किया जा सकता है। कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन लगेगा उसको किया जा सकता है। और एक वर्ड आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संविधान की व्याख्या अपने अनुसार डिटेल्स में पब्लिक वेलफेयर में कर सकती है। और यही वजह रही है कि फंडामेंटल राइट में ढेरों क्लॉज आज तक जोड़े गए हैं नए नए। आप अगर कहेंगे तो क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार, फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार था, पंचायत के बाद वो भी आया। आज के डेट में इंटरनेट का अधिकार, एक नया अधिकार ही बोल दिया गया, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है नए नए। तो ये एक्सप्लेनेशन जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत न्यायिक सक्रियता, ये ध्यान रखिए। एक तो हो जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन बोलते हैं, और एक आता है न्यायिक सक्रियता। तो इसको तो जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं और इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जेआर। इन दोनों को जरूर ध्यान रखिए, कई बार मेंस में शॉर्ट नोट्स में और इस तरह से पूछा गया है। मैं यहाँ पे चूंकि आपको फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल चीजों की जानकारी के हिसाब से इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ, इसलिए हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग पे कोई चर्चा आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। यूजीसी नेट देने वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए
खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। जितने भी प्रीलिम्स होंगे भारत के, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार हो, झारखंड हो, अदर जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, सब में आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में ये वरदान साबित होगा। मेंस के लिए इसी टॉपिक को मैं, आप अगर उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें आंसर फॉर्मेटिंग कैसे होता है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक बने हैं, क्या बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैटर जो है आपके साथ डिस्कस किया जाता है। उसमें आइडियाज का खेल होता है, लेकिन अगर ये फैक्ट्स याद रहे तो वो आइडियाज सोने पे सुहागा होते हैं, खूब बेहतर आंसर आप लिख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब न्यायिक व्यवस्था यानी कि जो शुरुआत में हमने बात की थी, यहां से शुरुआत की थी भारत की व्यवस्था या उच्चतम न्यायालय से, तो इस स्ट्रक्चर को आप, हाँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो जो बातें यहां पर की गई थी उसको आप लोग पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर को ध्यान रख करके पहले सोचें कि सर ने क्या क्या कहा। और जिस तरह से आपने विधायिका, कार्यपालिका को समझने की कोशिश की थी, बारीकी से हमने एक एक चीज को तोड़ करके समझाया, वैसे ही न्यायपालिका भी आपके माइंड में सेट हो गया होगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश और उनकी प्रक्रिया के साथ हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।